तो जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है उन सभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ और उनको किस तरह आप आंसर करें। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू में वो क्या पूछा जाता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब यू एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए अगर हिंदी में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये सभी बेसिक डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ और टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये सारा सेम क्वेश्चन है। तो इसको आपको आंसर कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपका ये जो आंसर है ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है जो पर्सन है जिसने ये पूछा है, इंटरव्यूअर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक प्रोफेशनल आंसर, ठीक है, प्रोफेशनल आंसर। तो उसके आपको पर्सनल लाइफ से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आपने जो भी यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ आपका है आपने जो बताई, yes, do not unmute yourself unnecessarily, ठीक है। क्लास में ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं, पढ़ना नहीं है, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। यस, तो प्रोफेशनली का मतलब क्या होता है कि आपको अपना एजुकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले क्या बताओगे? योर एजुकेशन बताएगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। कहाँ से बताना स्टार्ट करेंगे? 10th से लेकर टिल नाउ, ग्रेजुएशन मैम। हाँ, टिल नाउ, अभी 10th से लेकर 12th तक आप बता सकते हैं। 10th 12th अपना ग्रेजुएशन सब बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि 10th से ही स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के बारे में ही बोलना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पॉसिबल है बताना, ठीक है। 10th के बारे में स्टार्ट कर सकते हो बताना, 12th से स्टार्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इनमें से इससे पीछे नहीं जाना है, 10th से पीछे नहीं जाना है आपको, ठीक है। इससे पीछे अगर जाओगे तो फिर वो सुनेगा नहीं आपकी बात, फिर ये अननेसेसरी टॉक हो गया उसके लिए। तो यहाँ तक आपको अलाउड है पूछे जाना और यहाँ तक आपने पढ़ा है तो यहाँ तक आप बता सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर इसके बाद आपको क्या बताना है? आपके स्किल सेट, क्या स्किल सेट है? स्किल सेट है, आप लोग बीसीए स्टूडेंट हैं, आपने कोडिंग वगैरह पढ़ा है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्लस आपने कोई एक्सटर्नल कोर्स किया होगा जिसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा। स्पेसिफिकली आपका जिन भी चीजों का आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट जिन भी चीजों का है वो आपके स्पेशलाइजेशन है, वो आपके स्किल सेट में आते हैं, उनको पक्का मेंशन करना है। बिल्कुल कर देते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी है कि आपके रिज्यूमे में ब्लाइंड्स हो जाए, देखिए आपका सर्टिफिकेट जो चीजें में है ये आपका यहाँ पर मेंशन होती है सीवी में, ठीक है। अगर इसके अलावा, लेकिन बात ये कि अभी आप फ्रेशर, ठीक है, अभी आपने यहाँ पर काम कहीं किया नहीं, तो आपके लिए यहाँ पर बताने लायक प्रोफेशनल में यही सारी चीजें, ठीक है। तो अगर ऐसा बोलता भी है ना कि अगर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन अगर है पूछा जाता है कि अदर देन योर सीवी, ठीक है, अदर देन योर रेज्यूमे आपको इंफॉर्मेशन देना है, ये जब स्पेसिफाई कर देता है तब आपको यहाँ पर क्या चीजें बोलनी है। ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे से बाहर बोलना है तो रिज्यूमे में जो चीजें मेंशन है वो आप बोल नहीं सकते, वो बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन अदर देन रिज्यूमे के वो पूछना ये चाह रहा है कि अदर देन रिज्यूमे यानी कि आपका ये सारी चीजों को लेकर इसके अलावा एज एन एम्प्लॉय आप अपने बारे में क्या बता सकते हो, ठीक है। आप अपने बारे में एज एन एम्प्लॉय क्या क्या चीजें आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है, या फिर आप हार्ड वर्किंग है, आप टीम वर्कर हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप कम्युनिकेशन स्किल्स से आपकी हैं। जो अदर देन योर लर्निंग स्किल, आपका जो सर्टिफिकेशन है उसके अलावा स्किल सेट्स चाहिए आपको एज एन एम्प्लॉय, एक पर्सन को कंपनी में काम करने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए। तो आपका कम्युनिकेशन हो गया, और क्या चीज हो गई? आपका टीम प्लेयर है या नहीं,
टीम प्लेयर का मतलब क्या हुआ कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं या टीम मेंबर काम कर सकते हैं, दोनों चीजें हो गई इसमें, ठीक है। प्लस अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हैं नहीं। अंडर प्रेशर के लिए आपके पास क्या रहता है, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपने एग्जाम के टाइम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्स आपके खत्म हो रहे हैं 7th को और 9th को आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, दिस इज अंडर प्रेशर, ठीक है, आपके पास एग्जाम का भी पढ़ने के लिए है और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप कैसे काम करते हैं, कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं हर काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अदर देन रिज्यूमी अगर पूछता है ना तो आपको ये सारी चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। लेकिन किसी भी हाल में अपने पर्सनल लाइफ की अगर आप बताना चाहते हो पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अदर देन फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन, एक्सेप्ट फैमिली इंट्रोडक्शन, फैमिली का इंट्रोडक्शन के अलावा और कुछ भी आपको नहीं बताना है प्रोफेशनल लाइफ से, ठीक है, दिस इज अननोन। फैमिली को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मेरे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई बहन है तो वो क्या करते हैं, ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि अभी आप प्रेशर हैं कुछ। हाँ 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 बिल्कुल, नहीं अगर पूछते भी हैं ना तो भी आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कि वो कितने लोग हैं आपके फैमिली में, ठीक है, प्लस वो लोग क्या क्या काम करते हैं। मान लीजिए जो छोटा भाई बहन है तो वो लोग पढ़ते हैं, किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वो बता सकते हो, मम्मी पापा क्या काम कर रहे हैं, बड़े भाई बहन है तो क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एज अ इंट्रोडक्शन, जैसे आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो ना पहली बार तो क्या क्या चीजें बताते हो, सिर्फ वो चीजें करते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली पूछते हैं तो भी, अगर इससे ज्यादा पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं दैट मींस दैट इज नॉट एन इंटरव्यू दैट यू शुड बी अटेंडेड, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होता है इससे ज्यादा आपको इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछना है, ठीक है, ये इंटरव्यूअर के लिए गलत चीज है अगर वो पूछ रहे हैं इससे ज्यादा, तो आपको पर्सनल लाइफ के बारे में इससे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। और ये पर्सनल लाइफ पता है कब डिस्क्राइब करोगे, जब ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें छोड़कर आपके पास टाइम बच जाए, मतलब जैसे आप फेस टू फेस देख रहे हो तो आपका इंटरव्यूअर का फेस आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप ये सब चीजें डिस्क्राइब कर दोगे उसके बाद भी अगर वो वेट कर रहा है कि और बोले तब आप उसको इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक आप छोड़ देंगे। इतना अगर आप लिख देते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप को इन सब चीजों के बेसिस पे, तो आराम से आपका जो आंसर होगा 1 to 2 मिनट का हो जाएगा और उतना काफी होता है ये आंसर, ठीक है। तो अभी फॉर्मुलेट हो जाएगा सबका आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। एंड रिमेंबर दैट जब आप स्किल सेट मेंशन कर रहे हैं ना, उन स्किल सेट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो कि आपके डिमांड में है। डिमांड इन द सेंस कि जो यहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल दिया होगा आपको, मिल गया है? हाँ, तो जॉब प्रोफाइल जो है उससे जो मैच कर रहा है स्किल्स, ठीक है, इसमें 10 लिखे हुए हैं, उसमें से कम 4 तो ऐसे होंगे जो आपके पास होंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछ रहा है ना तो भी ये बहुत काम की चीज होती है। जैसे मान लीजिए पाइथन मांग रहा है, ठीक है, पाइथन आपके पास है, आपने लर्न किया है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ है। मान लो यहाँ पर जावा मांग रहा है, जावा आपने पढ़ा है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा लैंग्वेज मांग रहा है या कुछ ऐसा बेसिक चीज मांग रहा है, मान लो कम्युनिकेशन में, तुम्हारा लैंग्वेज तो सब तुमने पढ़ा है, मान लो कम्युनिकेशन की तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, ये लेकिन मांगता है क्योंकि हर जॉब प्रोफाइल में लिखा होता है गुड कम्युनिकेशन चाहिए, तो मान लीजिए ये कमजोर है तो ये आपका वीकनेस है, ये आप वीकनेस लिख देंगे। लेकिन वीकनेस का आंसर जब भी करोगे इसको कैसे सुधार रहे हो ये बताना है। जितने भी वीकनेस आप मेंशन कर लीजिए, मान लीजिए किसी का जावा अच्छा नहीं है, ठीक है, किसी को जावा में प्रॉब्लम है तो वो अपना वीकनेस में जावा बताएगा, तो कैसे बताएगा कि सर आई हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद जावा प्रोग्रामिंग बट आई एम लर्निंग एंड आई एम टेकिंग क्लासेस और आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल द प्रोग्रामिंग सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज इट, यानी कि कैसे इम्प्रोवाइज
इम्प्रोवाइज करने को ये हमेशा बताना, वीकनेस में कभी भी बता कर नाम लिखकर छोड़ नहीं देना, हमेशा बोलना है कि यू आर डूइंग समथिंग टू इम्प्रोवाइज। कम्युनिकेशन के लिए यू आर ट्राइंग टू बी मोर कम्युनिकेटिव, ठीक है, यू आर टॉकिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सो दैट माय कम्युनिकेशन इज स्किल इज इम्प्रूविंग, ठीक है। जो भी लिखोगे स्ट्रेंथ में वीकनेस में, स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि पाइथन बस बोल देना मैं पाइथन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें से कोई एक चीज मान लो लूप हो गया, ठीक है, वो लूप तुमको अच्छा सा आता है तो तुम यहाँ पे मेंशन कर दोगे इन दिस पोर्शन आई एम वेरी गुड, अदर थिंग्स आई कैन डू बट दिस इज माय स्पेशलिटी एंड दिस any question come from this section I can answer that or I can cover up that portion of any program, ठीक है। जो पर्टिकुलर जितना देखो जितना पर्टिकुलर जाओगे उतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो तुम चीज पे स्पेशलिटी हो, जो चीज पे तुम एक्सपर्ट हो, वही चीज तुमसे पूछी जाएगी। इसीलिए इसका आंसर वैसे ही करना जैसा तुम सोचते हो कि तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा पाइथन बहुत अच्छा है, अब उनसे उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया, तुमने 4-5 क्वेश्चन के आंसर लगातार दे दिए, तुम्हें लगेगा कि तुम कैंडिडेट हो, राइट। अगर तुमने कह दिया कि तुम्हारा जावा वीकनेस है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो तुम्हें आता है, तब तो तुम्हारे लिए और कैंडिडेट अच्छे होते हैं उनके लिए, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमेशा हर क्वेश्चन का इस तरह करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस और कौन से हैं जो तुम्हें आता है? यस तनुजा, व्हाई शुड वी हायर? यस तनुजा, यू आर आस्किंग समथिंग, आपने हैंड रेज किया था। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी हायर, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपने आप को दूसरों से कैसे अलग करते हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे सबको पाइथन आता है, हो सकता है कि सबको जावा आता हो, कोई भी ऐसा एक स्पेशलिटी अगर आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हो, तब तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। कुछ ऐसा स्पेशल चीज या कुछ ऐसा पार्ट है जो आपने पढ़ा है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उस चीज को हमेशा पकड़ के चलोगे और यहाँ पर मेंशन करो। अगर आपको डाउट हो रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर आप पूरी तरह परफेक्ट हो, तो ये चीज कभी भी मेंशन नहीं करोगे। क्या नहीं मेंशन करोगे? कोई स्पेसिफिक चीज। तब आप कैसे आंसर करेंगे इसका? तब आप आंसर करेंगे जॉब प्रोफाइल की हेल्प से। जॉब प्रोफाइल में जो आपके स्ट्रेंथ थे वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, सर आई एम गुड इन दीस थिंग्स and I can think that I can contribute to your organization by improvising my own skill set plus doing things that I already know. On those skill set I can work on those things that I already know, and improvising my skill set I can contribute to your growth. Contribute to your growth. ये जो phrases हैं जो मैं आंसर बताते वक्त यूज करती हूँ, ये phrases हमेशा याद रखें। Contribute to your growth, improvising my skill set. वैसे समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Skill set, ठीक है। Improvise करने का मतलब कि और बढ़ाना और अच्छा होना, ठीक है। Improvising my skill set, contribute to your organization or to your growth, ठीक है। या फिर help develop, develop my skill set, ये भी यूज कर सकते हो। हेल्प डेवलप भी हो सकता है, इम्प्रोवाइज भी हो सकता है। इस तरह के फ्रेजेस जो होते हैं ना, ये कॉमन आंसर टाइप में आते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका जो भी इंटरव्यूअर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरह के आंसर उनको बताओ, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सारी चीजें सीख के आए पहले से, ताकि आप आंसर कर पाए।
हाँ नहीं वैसे मेंशन नहीं करना है कि एमटेक करवाती है, क्या करोगे यही improvise my skill set and help my developing my skill set and to further my studies ठीक है। अगर आपको बोलना है कि विप्रोजन, इसका आंसर पता है कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर इस क्वेश्चन में आएगा, why did we choose our company। ये भी जो आंसर होता है ना, इसका जो आंसर करोगे सेम उल्टा आप इसका आंसर करोगे, मुझे ये सारी चीजें करनी है इसीलिए आपकी कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए हम इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब जो बेनिफिशियरी थिंग्स आपको सैलरी के अलावा मिलती है, क्योंकि सैलरी तो हर कंपनी देगी आपको, लेकिन सैलरी के अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आप इस तरह आंसर करोगे। हमें यहाँ पर अपनी स्टडीज जो है वो आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है, हमें यहाँ कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिल रहा है कि हम यहाँ पर अपना ग्रोथ भी करें और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ करें, हमारा स्किल सेट जो है वो अच्छा रहेगा। ऑल्सो यू कैन मेंशन दिस ये क्वेश्चन आता है, ये हर एक क्वेश्चन में हर एक इंटरव्यू में आएगा, ठीक है। हमारी कंपनी को आपने हर एक जगह पूछा है, तो इसका भी आंसर यही चीज करोगे, इसका आंसर स्पेसिफिकली योर बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट जो बेनिफिट्स, ठीक है, जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, यस जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अदर देन सैलरी, उसके अलावा जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट अच्छा है आपकी कंपनी का वर्क, ठीक है, वी हैव गॉट योर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होने का मतलब क्या है कि आप अपने जो भी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि एकदम फूलों के बैल की तरह काम करवाता है, आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर आप अपने आप की ग्रोथ कर सकते हो प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कि घुमा फिरा के आपका जो आंसर रह जाता है वो यही रह जाता है कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें आप बताएंगे कि इसीलिए हम आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बताएंगे कि आप मुझे क्यों हायर कर रहे हैं, ठीक है। एनी डाउट्स इन बोथ दीस क्वेश्चंस? नो मैम। आंसर हो जाएगा इसका, ये लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क योर साइड? नो मैम। No, ma'am. Last point, ma'am, help develop my skill set. ये दोनों सेम है, इम्प्रोवाइज बोल सकते हैं या डेवलप भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। मैम, Yes. if the interviewer asks that whether you want to pursue your higher studies, so then what should we answer? Because at that point of time, if we say that yes, then he may ask that then you are also optimistic about getting a job in my company also. So The thing is कि if he is asking about further study plus this question would never be asked about from the Wipro side, क्योंकि Wipro already आपको further study करवा रहा है। no ma'am, in general ma'am, the company which don't provide the online integrated learning. हाँ, in general what you will do that in general आप इंटरव्यू में कभी ये नहीं बोलेंगे that you want to learn further, मतलब आप स्टडीज फर्दर करना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और उसके साथ अपना स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं। एंड इफ इट इज जब तक ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मेरी ग्रोथ में हिंडर नहीं करता है, तब तक I don't think I need further study. I need real life, real world experience. Or ma'am, can I say this one also? There is an option of distance learning also. So I would have that privilege to implement my knowledge which I have learned practically by working in your company, as well as there is a distance mode where I can grow myself also. हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं वो आंसर। If they want to specifically, they want some people who want to grow their skill set and utilize them in their organization, वो इस आंसर को कभी निग्लेक्ट नहीं करेंगे, वो पर्सन जो सीखना चाहता है, ठीक है। Yes, ma'am. ENVIRON
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ना जूम करके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या फिर आप लोग फर्दर ये वीडियो देख लीजिए ना। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, दैट व्हाट डू यू फील अबाउट ट्रैवलिंग और ट्रांसफर, जॉब ट्रांसफर या ट्रैवलिंग को आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एंड आई थिंक देयर आर गर्ल्स इन द सेक्शन हियर। हाँ, रेडियो लोकेशन या आपको ऐसा कंफर्टेबल है आप जहाँ पर भी प्लेस है आप वहाँ जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर यू कंफर्टेबल विद ट्रांसफरिंग? ठीक है, आर यू कंफर्टेबल Relocating yourself. कंफर्टेबल इन रीलोकेशन, ये क्वेश्चन। और लड़कियों के लिए स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स दे आस्क दिस क्वेश्चन, आर यू कंफर्टेबल इन वर्किंग लेट नाइट? ठीक है, लेट नाइट आप वर्क करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं? सी बोथ दिस क्वेश्चन, कभी भी ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आपको बिना बताए या बिना किसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि इन फर्दर फ्यूचर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका एक 5 मेंबर का ग्रुप है, ठीक है, 5 मेंबर का ग्रुप है, ये 1 जो है ये आपका लीडर है, टीम लीडर है, ठीक है। तो ये चौथा जो मेंबर है ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट, अच्छे से काम करता है, अच्छे से सारा चीज टाइम पे डेवलप कर लेता है, यानी कि इसका जो रिपोर्ट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक है, रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसको जब हमें इंक्रीमेंट करना है, सैलरी इंक्रीमेंट दे सकते हैं हम, प्लस प्रमोशन भी तो मिलता है। तो जब ये पोजीशन खाली नहीं होती है तब ये दूसरे टीम में दे दिया जाता है जहाँ पोजीशन खाली, तो उस वजह से यहाँ पर रीलोकेशन का ऑप्शन रहता है। मान लो आप यहाँ पर मैनेजर ऑलरेडी आपके ग्रुप में प्रेजेंट है, आपके जो लोकेशन है वहाँ पर मैनेजर प्रेजेंट है, और कभी भी मतलब तुरंत से उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक कैंडिडेट है जो मैनेजर की पोजीशन पे बहुत अच्छा करेगा, उस केस में आपको रिलेटेड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है तब तो आपको दूसरी टीम में भेजा जाएगा ना, आपकी ग्रोथ क्यों रोकेगी कंपनी, राइट? तो इस वजह से आपको रिलोकेशन का ऑप्शन पूछा जाता है। तुरंत से रिलोकेशन नहीं होगा आपका, और अगर होगा भी तो रिलोकेशन ऐसा नहीं है कि आपको कंट्री से बाहर भेज दिया जाएगा, तो आपको बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करना है, लेकिन आपकी ग्रोथ को ना रोका जाए इसलिए वो पूछना चाहते हैं कि आप रिलोकेशन करना चाहते हो या नहीं, तो इसके लिए कभी भी ना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि आप अपनी ग्रोथ को खुद हिंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो रीलोकेशन के लिए कभी भी ना नहीं करना है, और अगर कर रहे हैं तो वैलिड रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पेरेंट्स बीमार है और कोई इकलौता पर्सन है जो उनकी केयर करना चाहता है, ठीक है, और उनको साथ में नहीं लिया जा सकता है, तब वो बोल सकता है कि हाँ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ हेल्थ इशू, ड्यू टू दैट आई वुड नॉट बी एबल टू रिलोकेट इमीडिएटली और इन नियर फ्यूचर, ये स्पेसिफाई करना है। अगर इस तरह का कोई वैलिड रीजन नहीं है आपके पास तो कभी भी रिलोकेशन के लिए मना नहीं करेंगे। एंड गर्ल्स, इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इफ यू आर कंफर्टेबल इन वर्किंग लेट नाइट, आपको कभी भी रात में अकेले काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इफ लेडीज आर वर्किंग एट नाइट यू आर प्रोवाइडेड प्रोविजंस, आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है घर जाने की। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ना मत करिएगा, ठीक है, बोल दीजिएगा that you are comfortable, that you will be working in team, so you are comfortable in working in late night hours if you cannot complete the work, ठीक है, ये कंडीशन लगाइएगा। हाँ, yes we are comfortable, बस इतना, ठीक है, yes we are comfortable in that। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बस, मैं रीलोकेट का मतलब है एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर। हाँ, Okay. रिलोकेशन का मतलब आप दूसरे शहर भेजे जाते हैं, जैसे विप्रो हो गई तो उसका ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में है हमारी कंट्री में, तो उस अलग अलग लोकेशन पे आप यहाँ पर जाने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है।
सेम, यस, दीज आर सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि आपको ये आपको इस जॉब की क्या जरूरत है। मैम वीडियो इज नॉट ऑन मैम। one minute, give me a minute, I'm just looking for questions. ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका यहाँ पर ये जो कंपनी है ये ज्वाइन करने का मोटिव क्या है या ये जॉब करने का मोटिव क्या है, तो इसका आंसर ना आप इस तरीके से देंगे जैसे आप वीकनेस का आंसर देते हैं कि आपके पास ये स्किल सेट रियल लाइफ में होती है जो आपको डेवलप करनी है, ठीक है। यू वांट टू एक्सपीरियंस रियल लाइफ वर्क प्लस सैलरी और योर ओन मनी इज अ बेनिफिट, ये एक बेनिफिट है आपके लिए। यस और एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज योर व्हाट इज योर 5 ईयर गोल, माइनर गोल या मेजर गोल आपका क्या है, या 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ को देखते हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन। इन सभी का सेम आंसर है। जब शॉर्ट गोल्स या स्मॉल गोल्स के बारे में बोल रहा है तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप फर्दर फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं या कैसे कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, आपकी गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स आपकी ये है या फिर 5 ईयर प्लान आपका ये है कि यू विल बी वर्किंग, आपका 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मींस दे वांट टू लिसन कि आफ्टर 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग उसके बाद आप कंपनी में फर्दर काम करेंगे या नहीं, ये जानना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आफ्टर 5 years I would like to be working in the same company but in a different and senior position with something much more comfortable or contributing towards the organization, ठीक है। ये बोलना है आपको, क्या बोलना है यहाँ पर कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग। अच्छा तो बोल रहे हैं वो सेंटेंस पूरा लिख दो। Myself working in your organization or working in same organization, your नहीं same organization, हाँ same organization का मतलब कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ रह रहे हैं, सिर्फ अपनी कंपनी में same organization at in different and senior position. Different and senior position. ये चीज और क्या ऐड कर सकते हो? Much more developed skill set and real world experience. इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं इसका आंसर। ये तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको सीनियर पोजीशन दी जाएगी, वो तो ऑब्वियसली जॉब डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर लॉन्ग टर्म गोल पूछा जा रहा है ना, तो पहली बात तो अगर लॉन्ग टर्म गोल आप तभी करेंगे जब आपको कुछ डेफिनेट पता हो, तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी आप कैसे लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हो? 10 साल 15 साल बाद क्या होगा आपको थोड़ी पता है। तो आप क्या करेंगे, राइट नाउ आई ओनली हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, वंस आई गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं चला जाऊं, आफ्टर दैट आई विल डेवलप माय लॉन्ग टर्म गोल्स और आई विल गेट मोर शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स का आपको डेफिनेट आंसर नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको नॉलेज चाहिए, जो रियल वर्ल्ड नॉलेज आपके पास अभी है। तो आप कहेंगे कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अभी नहीं है, यू आर वर्किंग ऑन योर शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। एनी मोर डाउट्स? नो मैम। मिनिमम टाइम No, कितना ma'am. रिक्वायर्ड है? एक्सक्यूज मी मैम,
मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट प्रमोशन के पहले? मिनिमम टाइम नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर आप जो देखा जाता है, क्या होता है? हम जो जनरली देखा जाता है एवरेज केस में फर्स्ट प्रमोशन के पहले। अच्छा, प्रमोशन के केस में बच्चे को डिपेंड करता है आप किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपनी कभी भी स्पेसिफाई नहीं करेगी कि आपको कब प्रमोशन मिलेगा। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप प्रमोशन कैसे दे सकती है? तो इसीलिए वो टाइम नहीं वेरीफाई करेंगे। कुछ देखिए, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों को प्रमोशन मिला है 6 महीने के बाद। आई हैव सीन दोज पीपल। कुछ लोगों को 6 साल 7 साल बाद में प्रमोशन नहीं मिला। तो ओनली डिफरेंस इज दैट हाउ यू आर वर्किंग। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको प्रमोशन मिल जाए। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपका काम जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उनको लग रहा है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि वो काफी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन में बहुत टाइम है। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर इन वर्किंग। ठीक है, यस, लेट मी लुक एट मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। यस, ये स्ट्रेस और प्रेशर वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको सैलरी पहले ही बता दी थी। तो अगर पूछा जाता भी है तो आप क्या आंसर करोगे? that this was mentioned in the job profile and I'm expecting at least this much. At least नहीं, I'm expecting this much. बस इतना बोलना है। अगर आपको ये दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी और पोजीशन पे, तो यू हैव टू डू अ लिटिल रिसर्च। क्या रिसर्च करोगे कि इस कंपनी में जितने भी फ्रेशर्स हैं या उस पोजीशन पे जितने भी लोग गए हैं उनको मिनिमम टू मैक्सिमम कितना सैलरी मिला है और उसका एवरेज आप बोलेंगे। ठीक है, उसका एवरेज जैसे मान लीजिए कि 15,000 से लेकर 20 या 50 ले लेते हैं हम, चलो ठीक, 50 तो नहीं देगा फ्रेशर को कोई, लेकिन 30,000 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 15 से 30,000 का आपका सैलरी रेंज है कि मिनिमम 15,000 सबको मिलता है, बहुत लोगों को मिला है, और मैक्सिमम 30,000 सबको मिला है। ठीक है, इस रेंज के बीच हमें पता चल गया था। इसका एवरेज क्या निकला हमारे पास कि हम एटलीस्ट 20 to 25 बोलेंगे, या हम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 20 to 25। मिनिमम या एवरेज बोलने से क्या होता है? एवरेज बोलने से मान लीजिए आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो वो 25 बन जाए, या एटलीस्ट मिनिमाइज करके बहुत ज्यादा तो 22, 24, 20 तक आ जाए। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो वो 20 से नेगोशिएट करते करते एटलीस्ट 15 आपको दे ही देंगे, उससे नीचे वो नहीं जाएंगे। ठीक है, या फिर 15 भी नहीं देते, कई बार 18 पर ही हो जाता है, 18, 19 पर ही हो जाता है। तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो इस चीज पे रेंज करेगा जो आपने रिसर्च किया कि उस कंपनी में फ्रेशर्स को कितना दिया जाता है, या आपके पोजीशन पे जो ज्वाइन कर रहा है उसको कितना रेंज दिया जाता है। ये थोड़ा सा रिसर्च करने पे मिल जाता है, थोड़ा सा डिग आपको करना पड़ेगा इसके लिए। मैम, यस ma'am, if the interviewer asks, do you have any question for me in the last, so what should we do, ma'am? Should we ask the question or not? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा कभी मत कहिएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। या तो ये बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं और बस रिलीफ हो गए कि अब इंटरव्यू खत्म हो गया, या फिर ये बताता है कि आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है? सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो इंटरव्यू से? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द कंपनी? ठीक है, व्हाट इज और व्हाट इज योर experience as an employee? हाँ हाँ हाँ, कि उनका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा। ये क्यों पूछना चाह रहे हो? ये क्यों आप पता करना चाहते हो एज एन एम्प्लॉय दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। पहला ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, आप अगर रिसर्च करोगे, ठीक है, कंपनी के वेबसाइट पे अगर आप रिसर्च करोगे तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं इसके बेस आप कोई क्वेश्चन बना सकते हो। अबाउट मी करके एक पेज होता है हर एक वेबसाइट पर, अबाउट अस या अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। Yes, ma'am. उस
पेज को पढ़ के अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है, इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो, बिकॉज इंटरव्यूअर इज एन एचआर पर्सन, तो जो वेबसाइट है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको लगे पूछने लायक वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कंपनी कैसे ग्रोथ की ये आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप ये ग्रोथ पूछोगे इसका मतलब कि आपने सही से ये पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कैसे ग्रोथ किया, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि कोई बीच इन सेशन के दौरान, ठीक है, जब इन सेशन था, जब पूरी कंट्री जो थी उसमें प्राइसेस सारे हाई हो रहे थे, ये सारा चीज जब हो रहा था, उस टाइम कंपनी ने कैसे कोप अप किया, इस तरह हाँ पैंडेमिक में कैसे सर्वाइव किया, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज क्या अवॉइड करनी है, क्या क्वेश्चन नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या नहीं करना है, अबाउट द सैलरी, सैलरी के बारे में नहीं पूछना, प्रमोशन के बारे में नहीं पूछना, लीव के बारे में नहीं पूछना। ये सारी चीजें अगर पूछ रहे हैं इसका मतलब आप काम से भाग रहे हैं, आपको कामचोर समझा जाए। नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, तो इन तीनों में से या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ऑलराइट, तो और एक क्वेश्चन है आपका, दैट आई वाज थिंकिंग टू टेल। हाउ मच टाइम डू वी हैव? अराउंड 10 मिनट्स मैम। हाँ, अराउंड 10 मिनट्स हमारे पास है। तो 10 मिनट्स में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, which I yes, स्ट्रेस से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन रहता है कि हाउ डू यू वर्क अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर आप कैसे काम करेंगे, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। पूछा जा सकता है, केस स्टडी किया जा सकता है कि मान लीजिए आपको 4 काम दे दिए गए और 5वां काम भी आप ही को करना है, तो आप कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपना स्ट्रेस किस तरह रिलीज करते हैं। मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं, बहुत, जैसे एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, तो एग्जाम के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो आप स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या करते हैं। और एक फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आप अंडर स्ट्रेस किस तरह वर्क करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं ताकि आपका स्ट्रेस के दौरान भी आप काम कर सकें, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सिमिलर है, ठीक है। कैसे आंसर करना है, सबसे पहले उनको एक प्लान बताइए। कैसे प्लान बताएंगे कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया, जैसे एग्जाम के दौरान हमने एक टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। 2 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में और 4 घंटे शाम में, ठीक है। हमने ये रूटीन बना लिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और ये इवनिंग। या किसी को अगर रात में पढ़ने का होगा तो वो रात में नाइट में पढ़ेगा, तो मॉर्निंग में नहीं पढ़ेगा, तो ये अल्टरनेट कर देंगे, ये अल्टरनेट है 2 आवर्स नाइट में, 2 आवर्स या 4 आवर्स लिखना पड़ना है। तो आपने ये रूटीन बनाया, इसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट आपने डिसाइड किए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस तरह आपने एक पूरा प्लानिंग उससे बता दिया कि आपने स्ट्रेस से वर्क करने के लिए इस तरह एक शेड्यूल बनाया और इस शेड्यूल को ही फॉलो किया, स्ट्रिक्टली फॉलो किया, ताकि आप यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना ले पाए। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए अगर आपसे पूछ रहा है कि आप स्ट्रेस रिलीव कैसे करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप उससे बचते कैसे हैं, आप उससे बचते कैसे हैं, उसके साथ काम कैसे करते हैं। तो आप अपनी हॉबीज बताने का मतलब क्या कि हॉबीज कैसे बताओगे। मान लीजिए किसी को गाने सुनने का शौक है या फिर गाना गाने का शौक है, तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तब आप 1 आवर एवरी डे अपनी हॉबी को देते हैं, 1 आवर एवरी डे अपने हॉबी को देते हैं, ताकि हॉबी समथिंग दैट यू कैन लर्न, ठीक है। लर्निंग टाइप की क्रिएटिव लर्निंग या क्रिएटिव हॉबी होनी चाहिए, ठीक है। वो पोस्ट कार्ड कलेक्शन वाला सब चला गया, वैसा वाला हॉबी मत बोलिए, लर्निंग या फिर क्रिएटिव। मान लीजिए किसी को गेम खेलना है, तो गेम खेलना भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, दैट इज अ हॉबी कंसीडर्ड राइट नाउ, अभी लेटेस्ट जो हमारा चल रहा है। लर्निंग हॉबी क्या हो
लीजिए कि आपको इलॉन मस्क का इंटरव्यू सुनना पसंद है, ठीक है, वो जो बोलते हैं, तो ये एक तरह से लर्निंग हॉबी है वो, ठीक है। तो इस तरह की जो हॉबीज है उसको आप 1 आवर देते हैं ताकि आप कुछ लर्न कर सके, क्रिएटिव कर सके, और साथ ही में आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। नाउ इफ यू आर गिवन अ सिनेरियो, मान लीजिए आपको सिनेरियो दिया गया है कि मान लीजिए आपको 4 काम दिए गए हैं और 5वां काम भी बना दिया, तो आप इसमें क्या- मैम उस ड्यूरेशन में भी आप क्या करोगे, आप चार्ट बना के रखेंगे। शेड्यूलिंग इज द बेस्ट वे कि आप शेड्यूल करेंगे। यस अभिषेक, मैम वॉचिंग मूवीज को भी हम रख सकते हैं क्या हॉबीज में, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज पूछेगा फिर आपसे? कॉमेडी मूवीज, हॉरर मूवीज। हाँ, किस टाइप की मूवीज देखते हैं ये भी वो पूछेगा, फिर उसके बाद पूछेगा कि उस टाइप की मूवी से आपने क्या लर्न किया। इस तरह से आपका चेंज जो है कभी कभी चलता रहता है। तो जो भी आप आंसर करो, आप एक्सपेक्ट करो कि आपके पास काउंटर क्वेश्चन आएगा, उस एटलीस्ट एक क्वेश्चन उस हॉबी, एटलीस्ट एक क्वेश्चन उस हॉबी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो आपको अंडर स्ट्रेस वाला जो सिनेरियो जो पूछेगा कि मान लीजिए 4था काम के बाद 5वां काम भी आया, तो कैसे करोगे? मान लीजिए आपने 4 काम जो दिए हैं उसमें ब्रेक भी रखा होगा, ठीक है, तो आपने ब्रेक को रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 1 आवर का ब्रेक को आपने 1 आवर का आपने ब्रेक रखा था, तो इसको आपने हाफ एन आवर रिड्यूस कर दिया, reducing to half an hour, प्लस आपने हाफ एन आवर जो है हाफ एन आवर, या फिर अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे में कंप्लीट होगा या 2 घंटे में कंप्लीट होगा, तो जितना भी टाइम बच रहा है वो आप ओवर टाइम, आधा घंटा रुकने में क्या जा रहा है, आधा घंटा रुक के आप काम कंप्लीट करके सबमिट करके चले जाएंगे। एंड जो शेड्यूल आप बनाएंगे ना, तो शेड्यूल कैसे बनेगा, राइट इट डाउन। शेड्यूल में वो शेड्यूल आपने शायद पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने बताया होगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ पर अर्जेंट रहेगा, और यहाँ टेबल पे रहेगा कि जो यहाँ से लोअर जा रहा है और ये अर्जेंट कितना है। तो अगर जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, यानी कि काम जरूरी भी है और तुरंत देना है, तो उसको पहले नंबर पे डालेंगे। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है उसको दूसरे नंबर पे, फिर ऐसे करके हम लोग 5 काम हमने लिख दिए और इस हिसाब से हम शेड्यूल बना के कर रहे थे काम, ठीक है। नाउ एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? लिंक कितने दिन में आता है, एनी आइडिया? इंटरव्यू का लिंक कितने दिन में आता है, एनी आइडिया? कोई पहले दे रखा है इससे पहले? It depends upon them, ma'am. It is not. पता होना चाहिए, इसीलिए Yes, ma'am. जरूरी होते हैं। तो जहां नहीं हो रहा है वहां पर किसी ना किसी सिनेरियो में आपको लिया ही जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट अगर आपने पास नहीं किया, दैट मीन्स आपने बेसिक हर्डल जो है, सबसे पहला हर्डल जो है वो पास नहीं किया है। तो उस वैसा अगर टेस्ट आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू टेक इट एज एन इंटरव्यू पर्पस। लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपका ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑफलाइन का जो शेड्यूल हुआ करता था पहले, इट वाज 5 और 4 राउंड इंटरव्यू, 5 और 4 राउंड सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले आपका था वो एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें जो क्वालिफाई किए दे विल गो टू जीडी राउंड, एंड देन जीडी राउंड जो क्वालिफाई किए दे विल गो टू टेक्निकल इंटरव्यू, एंड देन यू विल गो फॉर एचआर राउंड इंटरव्यू। ये 4 टायर्स या 5 टायर्स के आपके इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर होता था, एंड बिकॉज ऑफ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 2 और 3 टायर्स। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेक्निकल कभी कभार क्या होता है, टेक्निकल साथ में ही पूछ लिया जाता है, एचआर क्वेश्चंस के साथ ही में पूछ लिया जाता है। तो 2 या 3 राउंड का ही आपका मैक्स टू मैक्स, अगर टेक्निकल अलग कर दिया तो 3 राउंड का, नहीं तो आपका 2 ही राउंड का सिलेक्शन प्रोसीजर रह गया। यस मैम, वैसे भी हमारा एग्जाम 23 को हुआ था। सॉरी, हमारा एग्जाम 23 को हुआ था, तो जिसमें हम लोगों ने सारा एग्जाम दिया था, लाइक जिनका एग्जाम लाइक कुछ लोगों का बस एसीएस का हुआ था, वो उन लोगों को बहुत पहले डेट आ गई थी, तो उन लोगों की मेल अभी आई है कि बस आप लोगों की मतलब कोई बिजनेस डिस्कशन नहीं होगा, यू विल बी गिविंग योर स्टेप प्लस टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, आई हैव सीन जस्ट मेल देम मैम।
they have given some other type of test ना, जो Yes, उनका ma'am. They have given some another type of test. हाँ, तो उनका हो सकता है कि या तो वो अलग प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर वो एक अलग टीम बनाना चाहते हैं। वैसे म्यूजिक जिसका बज रहा है, प्लीज डू नॉट डू दोस थिंग्स इन द क्लासरूम इटसेल्फ। They have given it for off campus. I don't know what was that, ma'am. नहीं, द थिंग इज कि उनका बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। समटाइम्स कंपनीज डू व्हाट ना, समटाइम्स कंपनीज वांट अ स्पेशल टीम। जैसे कई बार एचआर के लिए उनको अगर सिलेक्शन करना है तो एचआर की 2 टीम बनती है। एक जो आपका इंटरव्यू लेते हैं उनकी टीम बनती है, एक जो आपका एज एन एचआर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कंपनी में जो मैनेजमेंट का जो भी काम होता है उनके लिए 2-3 अलग टीम्स बनती हैं। तो वो टीम में जो सिलेक्शन हो रहा है उस टीम के बेस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो इसीलिए किसी किसी का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग होता है। योर आईटी पर्सन ना, आईटी पर्सन का बेसिक लेवल ऑफ सिलेक्शन हर कंपनी का बेसिकली सेम रहता है, ठीक है। तो आईटी पर्सन के लिए उनको क्या चाहिए कि आप कोडिंग कर सकते हैं और आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर फ्रेशर, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू राउंड ही होगा। ओनली द थिंग इज कि दैट डिपेंड्स ऑन देम कि वो इंटरव्यू राउंड में टेक्निकल अलग करते हैं, एचआर अलग करते हैं या फिर दोनों साथ में लेते हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. श्योर। एनी अदर क्वेश्चन? हम कंपनी सब कब आएगी कॉलेज, हमको लेने हैं।